हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन डाटा हैंडलिंग वर्ग 7 के बुक से हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो उससे पहले आंकड़ों का प्रबंधन का कुछ टॉपिक है जिसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है आंकड़ों का प्रबंधन डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग का पहला हमारा टॉपिक है औसत, एवरेज। एवरेज को हम लोग मीन भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है औसत का माध्य। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग औसत कहते किसे हैं, एवरेज किसे कहते हैं? तो किसी संख्या या मानों के समूह का मध्यमान, मतलब बीच में का, जो बीच का वैल्यू होता है मध्यमान, उसे ही हम लोग एवरेज कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के योग और कुल संख्याओं से भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे औसत कहते हैं। औसत का क्या फॉर्मूला है? मानों का योग, सम ऑफ वैल्यूज, बटा मानों की संख्या, नंबर ऑफ वैल्यूज। मानों का योग का मतलब जितना संख्या दिया हुआ रहेगा, जितना मान दिया रहेगा, सभी को जोड़ लेना है, सभी को जोड़ देना है, योग कर देना है। और बट्टा जितने संख्या को हम जोड़े हैं वह कुल जितना संख्या है नीचे में वह वैल्यू लिख देना है। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं इसका। जैसे मान लिया जाए कि कोई बच्चा परीक्षा दिया तो टोटल 5 विषयों का परीक्षा उसने दिया। 5 विषयों का परीक्षा उसने दिया। किसी एक विषय में, मान लीजिए कि गणित में, वह 80 नंबर लाता है। हिंदी में वह 70 नंबर लाता है। इंग्लिश में वह 60 नंबर लाता है। विज्ञान में वह 90 नंबर लाता है और संस्कृत में वह 60 नंबर लाता है। इस तरह का संख्याओं का जब समूह रहे बहुत सारा और हमें पता करना रहे कि औसत अंक बताइए बच्चे का, औसत अंक, तो औसत अंक के लिए हम लोग क्या करें? औसतन कितना नंबर वह लाया। तो सबसे पहले हमें सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। पहले देखिए संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो पांचों संख्या का योग, मतलब यह संख्या को जोड़ लेना है। तो 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 60 बटा कर देना है। और कुल कितना संख्या है? देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, तो इसे 5 से डिवाइड करना है। अब जोड़िए 80 70 150, 60 210, 90 360, 360 बट्टे 5। जब हम इससे भाग देंगे तो 72 आएगा, 72 हमारा औसत हो जाएगा। औसतन 72 नंबर वह लाया है प्रत्येक विषय के अनुसार।
औसतन 72, औसत यही होगा। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितना है। अब आप समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई बैट्समैन है जो 5 मैचों के सीरीज में, 5 मैच का सीरीज चल रहा था। 5 मैच के सीरीज में किसी मैच में 20 रन बनाया है, किसी में 60 रन बनाया है, किसी में 0 रन बनाया है, किसी में 100 रन बनाया है और किसी में 80 रन बनाया है और किसी में 40 रन। तो बताइए औसतन उसका एवरेज क्या है? उसका एवरेज क्या है? क्योंकि मैच में जब आप लोग देखते होंगे तो देखते हैं उसमें एवरेज होता है, स्ट्राइक रेट होता है, तो इसमें वही एवरेज पूछा जा रहा है कि एवरेज क्या होगा। तो एवरेज कैसे निकलता है? कुल मैच, जितना मैच यह खेला है, कितना मैच खेला, 1 2 3 4 5 6, छो मैच में जितना जितना रन मारा है सबको आपस में जोड़ लीजिए। 20 60 80 0 80 180 और 80 260 260 और 40 300 300 बटा कुल कितना मैच खेला है, 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच 5 मैच और एक 6 मैच, 6 मैच कर लेते हैं। तो इसे जब हम काटेंगे तो 50 बार में यह कट जाएगा। तो यह जो 50 आया वह इसका औसतन आया कि औसतन 50 रन प्रति मैच यह मारा है। 5 मैच की जगह इसे 6 मैच कर लीजिए, ठीक है, 6 मैचों का सीरीज। इस तरह से आप एवरेज निकाल लीजिएगा। एवरेज कभी कभी आपको डेसिमल में भी रहता है, ठीक है। एक उदाहरण देखिए, यह है 68417 का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या है, सभी संख्याओं का योग, पहले हम सभी संख्याओं का योग बटे जितना कुल संख्या कितना है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या से 5 से हम भागा दे देंगे। अब देखिए एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। प्रश्न है 6.2 4.8 5.2 3.9 और 4.9, इनका औसत निकालिए। इन संख्याओं का औसत निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कुल संख्याओं का योग, तो इसे हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए हम इसे किस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से कर लेते हैं। अब जोड़ लीजिए, 8 2 10 2 12 9 21 और 9 30 का 0, बाकी हाथ में 3, 4 3 7 5 12 4 16 6 22 और 3 25, 25.0 आया। तो 25 बट्टे कितना संख्या, 1 2 3 4 5, तो इसे ऊपर से काट देंगे तो यह हो जाएगा 5। तो यह क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, इन संख्याओं का औसत। यह डेसिमल का था। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, -8 9 3 -2 और 7 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले कुल संख्याओं को हम जोड़ेंगे। अब देखिए बट्टा कुल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। अब इसे जोड़िए
तो एक जैसा चिन्ह वाला एक साथ जुटेगा, एक जैसा चिन्ह वाला एक साथ। तो 9 3 12 और 7 19, -8 और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो -10/5। अब देखिए 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 और बट्टा 5। जब 9 में हम 5 से भाग देंगे तो 1.8 आएगा। यह 1.8 जो होगा यही हमारा औसत होगा या माध्य होगा। ठीक है, क्योंकि औसत और माध्य एक ही होता है, तो यह हमारा औसत या माध्य होगा। ठीक है, तो औसत का हम लोग परिभाषा जान गए, फॉर्मूला जान गए। मानों का योग सम ऑफ वैल्यूज बटे मानों की संख्या नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब मीन माध्य। संख्याओं के एक समूह के औसत को माध्य भी कहा जाता है। मीन माध्य दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसे कहते हैं अंक गणितीय माध्य, एरिथमेटिक मीन। और हम मीन को ही क्या कहते हैं, औसत, एवरेज। माध्य और औसत एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है, लेकिन एवरेज को ही मीन कहा जाता है और औसत को ही माध्य कहा जाता है। औसत, एवरेज, मीन, माध्य, यह दोनों एक ही है। दूसरा है हमारा मीडियन, माध्य या माध्यिका। तो इसका फॉर्मूला है किसी संख्याओं के समूह को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखने के बाद सम और विषम संख्या होने के आधार पर हम माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका में दो सूत्र लगता है। एक, जब संख्या माध्यिका का दो सूत्र होता है। एक जब कुल संख्या विषम में हो, एक जब कुल संख्या सम में हो। तो सबसे पहले हम लोग संख्या अगर विषम में हो तो माध्यिका बराबर n+1/2 लगाते हैं। यहाँ n का मतलब हुआ कुल संख्या, मतलब कुल कितना संख्या है, या अवलोकनों की संख्या। तो n+1/2 जो ऑब्जर्वेशन आएगा वही उसका आंसर होगा। जैसे देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, एक प्रश्न देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें विषम क्या है, सम क्या है, ये समझिए। देखिए, जैसे देखिए संख्या गिनिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है, विषम संख्या है। कुल संख्या जो होगा वही देखना है कि कितना संख्या है और वो संख्या सम है या विषम है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है और 7 क्या होता है, विषम। तो जैसे ही संख्या विषम हो तो कुल संख्या n जो है, यहाँ क्या है, कुल संख्या है, तो कुल संख्या क्या हुआ, 7। तो 7 लिख लेना है। किसके अनुसार, इसके फॉर्मूला के अनुसार, n+1/2। तो देखिए n क्या है, कुल पद, कुल कितना है, 7। 7 + 1/2 तो क्या हो गया, 8/2। अब इसे काट दीजिए तो 4। तो चौथा पद जो होगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसे बनाने से पहले, सबसे पहले माध्यिका जब भी पूछे तो या तो हम इसे घटते क्रम में लिखेंगे या बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम इसे बढ़ते क्रम में ही लिख लेते हैं। 17 सबसे छोटा कौन है, बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा, सबसे छोटा 17, फिर 18,
फिर देखिए कौन है 24, फिर कौन सा है 25, इसके बाद 35, इसके बाद 36 और इसके बाद 46। जैसा कि हम लोग इसको सॉल्यूशन कर चुके हैं, चौथा पद तो फोर्थ पद कौन सा है देखिए, शुरू से गिनिए 1 2 3 4। यह जो चौथा पद जो आया यही इसका आंसर होगा। इधर से भी देख लीजिए 1 2 3 4, दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, किधर से भी देखिए चौथा पद जो होगा वही इसका माध्यिका होगा, वही इसका माध्यक होगा। चलिए एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से रहे 6 8 30 40, इस तरह का संख्या रहे और आपको माध्यिका पूछे तो सबसे पहले इसे क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेना है। चाहे आप इसे घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में लिखिए, आंसर एक ही आएगा। अब देखिए कितना संख्या है 1 2 3 4 5, 5 क्या है विषम है, तो क्या था इसका फॉर्मूला n+1/2। n यहाँ पर क्या है कुल पदों की संख्या, तो कुल पद की संख्या कितनी है 5 + 1/2, तो 6/2, और जब 2 से इसको काटेंगे तो 3, तो तीसरा जो पद होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। दाएं से देखिए या बाएं से, दाएं से देखिए या बाएं से देखिए, तीसरा पद जो होगा वही इसका उत्तर होगा। कब? जब संख्या विषम में हो। अब चलिए हम लोग जब संख्या सम में हो तब क्या करना है। माध्यिका जब संख्या सम में हो तब इसका फॉर्मूला क्या है, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस। इस फॉर्मूला को याद करने से अच्छा है कि इसे समझ लीजिए कि कभी याद करने का जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए इसका एक हम बनाते हैं एक प्रश्न, और आप एक बार बना लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा माध्यिका को, ठीक है। अगर प्रश्न रहे माध्यिका का 6 8 11 14 23 और 72 और 10, इसका माध्यिका बताइए, इसका माध्यिका बताइए, इसका माध्यिका बताइए। एक संख्या और हम इसमें ऐड कर देते हैं 4। अब इसका माध्यिका बताना हो, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम घटते क्रम में ही लिख लें, तो सबसे बड़ा 72, फिर 23, फिर 14, फिर 11, फिर 10, फिर 8, फिर 6 और लास्ट में 4। अब देखिए कुल संख्या कितना है यह देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। तो यह तो फॉर्मूला हो गया इसका, यह तो फॉर्मूला के अनुसार हो गया। फॉर्मूला को जब जरूरत होगा तब यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें हिसाब को जल्दी बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे आसान विधि में बताता हूं। एक इधर से काटिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तब तक काटिए जब तक बीच का 2 संख्या ना बच जाए। अब देखिए बीच में यह 2 संख्या बचा है, तो यह दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद 21 आएगा। क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। और कितने संख्या को जोड़े हैं, 2 संख्या को, तो 2 से इसे हम को भागा कर देना है। जब 2 से हम भाग करेंगे तो आएगा 10.5, यही इसका माध्यिका हो जाएगा, यही इसका माध्यिका हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे देखिए एक क्वेश्चन 5 7 8 12 16 और 6, इसका माध्यिका। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम, तो चलिए आरोही क्रम में ही सजा लें इस बार। अब देखिए कुल संख्या कितना है,
3 और 3 6 संख्या है। जब संख्या सम में हो, यह इसकी संख्या सम में हो, तो ये सम में आ गया 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है? सम संख्या है। तो बीच का 2 संख्या लेना है, बीच का 2 संख्या, इधर से भी 2 हटा, इधर से भी 2 हटा, और बीच का 2 संख्या। कितना बड़ा संख्या रहे, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, बीच का संख्या लीजिए। तो 7 और 8 को लीजिए, 7 + 8, और 2 संख्या लिए हैं तो 2 से इसे भाग कर दीजिए, तो 15/2 बराबर 7.5। यही क्या होगा? इसका माध्यिका होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप माध्यिका कभी नहीं भुलाएंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा मोड है बहुलक। ठीक है, मोड बहुलक। बहुलक, बहुलक मतलब बहुत ज्यादा। तो इसका परिभाषा है, जो संख्या किसी संख्या या मानों के समूह में सबसे ज्यादा बार आया हो। जो संख्या किसी संख्या या मानों के समूह में सबसे ज्यादा बार आया हो, मतलब सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ हो, किसी समूह में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक, मोड। बहु मतलब बहुत बार। जैसे देखिए 1 2 3 0 2 4 3 5 1 2 1 3 2 4 2 5 2। ठीक है, अब हम बोले कि इसका बहुलक बताइए, इसका बहुलक बताइए। बहुलक के मतलब हुआ कि वैसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो इसमें से ढूंढिए, एक पहले लिख लीजिए यहां पर, 1 2 3 0, इसके बाद 4, इसके बाद एक संख्या है 5। तो हम लोग देखेंगे इस तरह से लिखकर कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। सबसे पहले देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार। 1 आया हमारा 3 बार। उसके बाद 2 है, 2 1 2 3 4 5 और ये 6 बार, तो 6। 3 कितना बार है? 1 2 3 3 बार। 0 कितना बार है? 1 1 बार। 4 कितना बार है? 1 2 2 बार। 5 कितना बार है? 1 2 2 बार। तो आप देखे होंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 6 बार। कौन आया है? 2। कौन आया है? 2। 2 जो है वो सबसे ज्यादा 6 बार आया है। देखिए 2 जो है वो सबसे ज्यादा बार 6 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2। इसका बहुलक क्या होगा? 2। तो बहुलक बराबर 2। आप समझ गए? कितना भी संख्या रहे उसमें हमको देखना है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है। तो देखिए 2 कितना बार मिला? 1 यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 2 3 4 5 6 बार। 2 जो है वह 6 बार। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है? ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमारा संख्या 2 है तो 2 लिख लिए, 3 है तो 3 लिख लिए, फिर 4 है तो 4 और एक 5। 2 देखिए कितना बार है? 1 2। 3 देखिए कितना बार है? 1 2 और एक 3। 4 1 2 और 3। 5 1 बार। तो टोटल संख्या कितना है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 9 संख्या आया? 3 2 5 3 8 1 9 आ गया। अब देखिए सबसे ज्यादा बार 2 संख्या रिपीट हुआ है, एक 3 और एक 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। 2 2 आंसर, 3 3 आंसर, कितना भी आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर होगा 3 और 4। तो बहुलक अब आप समझ गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंज, परिसर। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंज, जिसे हम परिसर कहते हैं, प्रसार कहते हैं। ठीक है, चलिए। रेंज किसे कहते हैं? रेंज किसे कहते हैं? संख्याओं व आंकड़ों का समूह में से जब हम सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं, तब जो मान हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग रेंज, परिसर कहते हैं। परिसर के बराबर उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, माइनस निम्नतम मान, स्मॉलेस्ट वैल्यू को जब हम घटाएंगे हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू को जब हम घटाते हैं तो हमें परिसर मिलता है, रेंज मिलता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। इस तरह से संख्या लिखा रहे 1 3 6 9 10 और इसका परिसर पूछे, कितना भी संख्या हो और इसका परिसर पूछते, तो परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 10 और सबसे छोटी संख्या 1। तो इसको जब हम घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वही इस समूह का रेंज होगा, वही इस समूह का रेंज होगा। एक क्वेश्चन और, 46 98 75 13 और 16, इस संख्या का रेंज बताइए, इसका रेंज बताइए। 4 6 98 75 13 और 16। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 46 से बड़ा कौन है? 98। 98 से बड़ा कोई संख्या है? नहीं है। सबसे बड़ी संख्या 98 और सबसे छोटी संख्या 13। जब इससे हम आपस में घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वही इसका परिसर होगा, वही इसका परिसर होगा। तो हम लोग परिसर भी सीख लिए। परिसर किसे कहते हैं, परिसर कैसे निकाला जाता है? परिसर अगर कोई पूछे तो सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही परिसर होता है। सबसे बड़ी मान से सबसे छोटी मान को घटाने के बाद जो संख्या या मान प्राप्त होता है उसे हम परिसर कहते हैं। ठीक है, भिन्न एवं दशमलव के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न किसी पूर्ण का एक भाग दर्शाता है। भिन्न किसी पूर्ण का एक भाग दर्शाता है। यहाँ पूर्ण का मतलब है कोई संख्या या कोई वस्तु भी वह हो सकती है। जैसे संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, और वस्तु में जैसे हम लोग आजकल पिज्जा खाते हैं तो उसमें कट लगा हुआ रहता है, उसको कुछ भागों में हम बांटे हुए रहते हैं। किसी संख्या को तोड़कर अगर दिखाना हो तो हम उसे भिन्न के द्वारा ही दिखा सकते हैं। ठीक है, भिन्न कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। जैसा कि आपने पिछले क्लास या पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि भिन्न कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। भिन्न वह संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या के एक भाग को दर्शाती है।
पूर्ण संख्या के एक भाग को दर्शाती है। जैसे एक पूर्ण संख्या हम लेते हैं 4 और उसके एक भाग को अगर हमें दर्शाना हो तो जैसे 4 है तो 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 मिलकर 4 बना है। और अगर हमें एक भाग को सिर्फ दर्शाना हो तो इस तरह से दर्शाएंगे 1/4। कहने का मतलब है कुल कितना था 4 और उसका हमें कितना भाग दर्शाना है, एक भाग। जैसे आपको हम एक यह सर्किल बना दिए, यह एक समझिए कि रोटी है, गोल ब्रेड, और हम बोले कि इसे 2 भागों में बांट दिया जाए, इसे 2 भागों में बांट दिया जाए। तो इसे आधा आधा बांटिएगा और बोले कि 2 भागों में बांटने के बाद बताइए तो यह टोटल कितना था, 1 रोटी। 1 रोटी था, 1 आधे आधे भागों में बांटे मतलब आधा किए, इसको आधा करने का मतलब है 2 भागों में विभाजित किए, बराबर बराबर 1/2। तो यह टुकड़ा 1/2 होगा, तो इधर का भी टुकड़ा 1/2 होगा। और जब हम इस दोनों टुकड़ों को आपस में मिला देते हैं, करने का मतलब है जोड़ देते हैं, तो हमें फिर से 1 प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग सर्किल के अनुसार सीखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि इस सर्किल में अब देखिए इस सर्किल में कुल कितने भाग हैं, 4 भाग में बराबर बांटे हैं हम लोग, 4 बराबर बराबर भागों में इसे हम बांट दिए। अब हम बोले कि इसके एक भाग को आप छायांकित कर दीजिए, कलर कर दीजिए, इसे रंग दीजिए आप। तो बताइए कि भिन्न फ्रैक्शन के रूप में इसे बताइए, भिन्न के रूप में कि इसके कितने भाग रंगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल भाग को नीचे लिखते हैं, कुल भागों को। तो कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4। और हमसे पूछा गया है छायांकित भाग, मतलब रंगा हुआ भाग। तो रंगा हुआ कितना है, 1 है। तो यह हो गया 1/4। छायांकित भाग 1/4। इसी प्रकार अगर हम इसमें पूछ दें आपको, इसी में एक क्वेश्चन और आएगा कि आप बताइए कि कितने भाग रंगे हुए नहीं हैं, कितने भाग रंगे हुए नहीं हैं। तो आप क्या बताइएगा इसमें, 1 2 3। टोटल कितने भाग रंगे हुए नहीं हैं, 3। कुल कितने भाग थे, 4। यह हो जाएंगे अछायांकित। इसी प्रकार अगर हम इस गोले में कहें कि इस गोले के 2/4 भाग को आप रंग दीजिए,
2/4। जैसे ही हम बोले 2/4 तो कहने का मतलब है 2/4। 4 क्या है? कुल भाग। और कितने भाग को रंगना है? 2 भागों को। तो 2/4 भाग को रंगने कह रहा है। तो नीचे आपको पहले बता चुके हैं कि टोटल होता है तो 1 भाग और एक ये भाग। तो क्या हो जाएगा? 2/4 भाग छायांकित और 2/4 भाग अछायांकित। नीचे छायांकित लिखेंगे हम लोग, ऊपर अछायांकित। ठीक है। अब इसी में अगला में जाते हैं। इसमें हम कहते हैं कि 3/4 भाग को आप छायांकित कीजिए, मतलब रंग दीजिए। 3/4 कहने का मतलब है 3/4 जब हम बोले तो 3/4 जब हम बोले 3/4। 4 टोटल भाग है इसमें, 1 2 3 4। इसमें 3 भागों को रंगना है। अब क्या हुआ? 3/4 भाग रंगा हुआ है। कितने भाग रंगे हुए नहीं है? तो 1/4 भाग। 4 भाग में से 1 भाग रंगे हुए नहीं है। इस प्रकार अगर हम बोले कि बताइए कि इसमें 1/8 भाग को रंगने के लिए, तो इससे हम और 4 भागों में बढ़ा देंगे। अब देखिए टोटल कितने भाग हो गए? 1 2 3। टोटल अब हो गए 8 भाग। और हम बोल रहे हैं कि 7/8 भाग को छायांकित कीजिए। 7/8 भाग को। तो टोटल 8 भाग है, उसमें हमें 7 भागों को रंग देना है। चार, 2 6 और 1 भाग को हम लोग और रंगेंगे। अब यह कितना हो गया? 7/8 भाग रंगे हुए और 1/8 भाग अछायांकित। अछायांकित। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भिन्न को 2 संख्याओं का अनुपात माना जाता है। आप देख रहे हैं यह संख्या जो है 1/4 2/4 क्या रेशियो में है? अनुपात में। भिन्न के 2 भाग होते हैं। भिन्न के 2 भाग होते हैं जिसे हम अंश और हर कहते हैं। सभी भिन्नों में एक अंश होता है और एक हर होता है। अंश और हर को अलग करने वाली रेखा को भिन्न बार कहते हैं। जैसे देखिए भिन्न बार किसे कहते हैं? भिन्न बार अंश और हर को अलग करने वाली रेखा। जैसे 2, ये जो हम बट्टे देते हैं ना, 2:5 या रेशियो है या बट्टा कहें, 2/5, यही वह रेखा है जिसे हम कहते हैं भिन्न बार, जिन्हें हम कहते हैं भिन्न बार। बहुत लोग इसमें ये पहली बार सुन रहे होंगे भिन्न बार। तो भिन्न बार जो भिन्नों को 2 भागों में बांटता है उसे भिन्न बार कहते हैं। जो अंश और हर को अलग करता है उन्हें भिन्न बार कहते हैं। ठीक है। 2/5 6/7 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये बीच वाला जो लाइन है जिसे हम लोग बटा कहते हैं, जिसे हम 6/7 कहते हैं, तो यही है भिन्न बार। ये क्या है? भिन्न बार। तो चलिए अब हम लोग भिन्न बार सीख लिए। अब हम लोग जानते हैं कि भिन्न के जो 2 भाग होते हैं उनमें से एक को हम लोग अंश और एक को हम लोग हर कहते हैं। तो सबसे पहले हर के बारे में जानते हैं। हर डिनोमिनेटर, पूर्ण
को कितने भागों में विभाजित किया गया है यह दर्शाता है। इसे भिन्न के निचले भाग में भिन्न बार के नीचे रखा जाता है। जैसे यह भिन्न बार है और इसके नीचे इसको रखा जाता है। ठीक है, समझ गए? डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? पूर्ण। ये पूर्ण मतलब है कोई संख्या हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है। वस्तु में आप जान ही रहे हैं, जैसे हमने बताया था पिज्जा या फिर रोटी। रोटी को भी आप रख सकते हैं इसमें, जो पूर्ण हो, जो पूरा पूरा हो, चाहे वो संख्या हो या कोई वस्तु हो। इसके बाद हम लोग अंश, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में होता है, सॉरी, न्यूमरेटर अंश। यह दर्शाती है कि कुल भागों में से कितने भाग लिए गए हैं। इसे भिन्न के ऊपरी भाग में भिन्न बार के ऊपर रखा जाता है। जैसे यह भिन्न बार हुआ और ऊपर, हर को नीचे, अंश को ऊपर। जैसे हम यह 5 लिखते हैं और हम क्या लिखे थे इसमें? 8। डिनोमिनेटर में हमने 8 लिखा था, इसमें 5। कहने का मतलब कुल कितना है? कुल भाग 8 था, इसमें 5 भाग को हमने लिया है। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने 10 रोटी बाजार से लाए। कुल कितने रोटी लाए? 10 रोटी आपने बाजार से लाया। उनमें से 5 रोटी, या मान लीजिए 3 रोटी आपके छोटे भाई खा लिए। टोटल कितना था? 10 रोटी। तो हम पूछें कि आपके छोटे भाई तो कुल का कितना हिस्सा खाया, तो आप कीजिएगा कुल कितना है? कुल था 10 और खाया कितना छोटा भाई आपका? 3, तो ऊपर होगा। और इसी में अगर पूछ दे आपने कितना खाया, तो बची हुई रोटियां अगर आपने खाई हैं तो आप लिखिएगा 7 रोटी बटे 10। कुल का 7 रोटी आपने खाया, कुल का 3 रोटी आपके भाई ने खाया। इस प्रकार आप बता सकते हैं कुल 10 रोटी लाए थे, 3 छोटे भाई ने खाया, 7 बड़े भाई ने खाया। इसी प्रकार आप इसको बना सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। अब चलिए हम लोग आगे भिन्न के प्रकार अंश और हर के आधार पर भिन्न के विभिन्न प्रकार हैं। जैसे पहला है उचित भिन्न। और उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, वैसे भिन्न जिनके अंश हर से छोटा होता है, जिनके अंश हर से छोटा होता है, जिनके अंश हर से छोटा होता है। तो देखिए, अंश कहाँ होता है? ऊपर। हर कहाँ होता है? नीचे। यह भी एक उचित भिन्न है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कह रहा है वैसे भिन्न जिनके अंश जो है हर से छोटा होता है और अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। तो देखिए, 2 जो है 5 से छोटा है, तो अंश ऊपर, हर नीचे। एक एग्जाम्पल और, 6/7। अंश क्या है? ऊपर है, अंश छोटा है किससे? हर से। इस तरह का जो भी भिन्न होगा उसे हम कहेंगे उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद दूसरा है हमारा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे भिन्न जिनके अंश उसके हर से बड़ा हो या बराबर,
या बराबर हो। वैसे भिन्न जिनके अंश उसके हर से बड़ा या बराबर हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 5/, दूसरा 8/5, तीसरा 7/7। 7/7 भी क्या है? एक अनुचित भिन्न है। जैसा कि आप लोगों ने पहले सुना कि वैसे भिन्न जिनके अंश उसके हर से बड़ा या बराबर हो या बराबर इक्वल उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तो इस दोनों में देखिए अंश जो है हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, लेकिन इसमें इसका अंश जो है हर के बराबर है। अंश जो है हर से बराबर है, अंश जो है हर के बराबर है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग कहते हैं अनुचित भिन्न। वैसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है। तीसरा है हमारा इकाई भिन्न। जिन भिन्नों का अंश एक होता है उन्हें इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/15, 1/14, 1/3, 1/7। जिन भिन्नों का, यह एक भिन्न है, और जिन भिन्न का अंश मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर एक होता है 1, वह क्या कहलाता है? इकाई भिन्न। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चौथा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का मिश्रण होती है। मिश्रित भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का मिश्रण होती है। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा पूर्णांक पढ़ा है। मिश्रित भिन्न एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का मिश्रण है। पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का मिश्रण होता है। जैसे एक पूर्ण संख्या लेते हैं, ठीक है, 4, और एक उचित भिन्न लेते हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं? आप पीछे पढ़ चुके हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश जो है, जिसका अंश हर से छोटा होता है, जिसका अंश हर से छोटा होता है, या जिसका अंश हर से छोटा होता है। इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एक और लेते हैं 6/2/3। ये भी क्या है? एक मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। एक और ले लेते हैं 5/2/3। ठीक है, यह क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह के भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समान भिन्न। इसे क्या? समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न हों, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न हों और सभी के हर समान हों तो उन्हें समान भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण सभी के हर समान हो। 2/7, 3/7, 6/7, 8/7। इस तरह का जब भी संख्या हो, भिन्न हो, तो इसे हम कहते हैं समान भिन्न। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न हो और सभी के हर समान हो तो उन्हें समान भिन्न कहते हैं, उन्हें समान भिन्न कहते हैं। समझे? वैसे भिन्न जिनके हर समान हो, देखिए नीचे में इसका भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, सभी का हर क्या है? एक समान है। वैसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न।
अब आया असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। जब दो या दो से अधिक भिन्न हो और सभी के हर असमान हो, मतलब अलग अलग हो, तो उन्हें असमान भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे 3/5, 2/7, 1/3। इस प्रकार का जब भिन्न रहे तो वह असमान भिन्न कहलाता है। जब दो या दो से अधिक भिन्न हो और सभी के हर असमान हो, देखिए हर असमान है कि कोई हर मिलजुल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, सब असमान है। इस तरह का भी हो सकता है 1/3, 1/5। देखिए किसी का हर नहीं मिल रहा है, इस तरह का भिन्न क्या कहलाता है? इस तरह का भिन्न आपको असमान भिन्न कहलाता है। इस तरह का भिन्न असमान भिन्न कहलाता है। जब दो या दो से अधिक भिन्न हो और सभी के हर असमान हो, मतलब अलग अलग हो, तो उन्हें असमान भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5, 2/7, 1/3। यह भी देखिए इसका भी हर असमान है, हर समान नहीं है, 3 है, 5 है, तो असमान भिन्न भी आप समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग आगे चलते। अब हम लोग समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वे भिन्न होते हैं जो देखने में अलग अलग लग सकती है लेकिन उनका मान समान होता है। देखने में तो लगेगा कि अलग अलग है लेकिन उनका मान समान होता है, उनका मान समान होता है। जैसे 2/4, 4/8, 1/2, 50/100। अब देखिए 2/4 को हम अगर आपस में काट दें तो 1/2 लिख सकते हैं, 4/8 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 तो 1/2 है ही। दूसरा 50/100 है, इसको भी अगर नीचे हम डिवाइड करेंगे तो यह भी 1/2 हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि देखने में सब अलग अलग लग रहे हैं लेकिन उनका मान समान है, मान में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार मानिए कि आपको हम बोले कि आपके पास 50 रुपया का आधा भाग है, ठीक है, आधा मतलब आधा, और हम बोले कि आपके भाई के पास 100 रुपया का 1/4 भाग है, मतलब चौथवां भाग। तो क्या 4 से अगर 100 में भाग देंगे तो ये भी तो 25 ही आ रहा है। देखने में लग रहा है अलग, सुनने में लग रहा है अलग कि 50 रुपया का आधा, ये 100 रुपया का 1/4, जबकि मान दोनों का समान है। इसी को हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, भिन्न का व्युत्क्रम। जब व्युत्क्रम क्या होता है? जब किसी भिन्न के अंश और हर को परस्पर बदलते हैं तो हमें भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। भिन्न का व्युत्क्रम वह भिन्न होता है जिसे दी गई भिन्न से गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण, यह है भिन्न का व्युत्क्रम। उदाहरण, जैसे हम पूछे 3/4 का व्युत्क्रम बताइए, तो जस्ट इसको क्या करना है? उलट देना है। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/3, ठीक है। जस्ट अपो उल्टा कर दीजिए उसको, वही उसका व्युत्क्रम हो जाता है, वही उसका व्युत्क्रम हो जाता है। एक चीज़ और है, जब भिन्न और उसके व्युत्क्रम को हम गुना करते हैं तो हमें गुणनफल 1 आता है। जैसे देखिए 3/4 गुना उसके व्युत्क्रम को जब आप गुना करते हैं तो 3 से 3 ये कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या आया? 1 आया। क्या आया? 1। व्युत्क्रम को उलटने पे 1 आता है। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, जैसे 4/5, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 5/4। जब भिन्न का व्युत्क्रम को उसी भिन्न से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमेशा 1 प्राप्त होगा, 1।
ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग दशमलव की तरफ चलते हैं। दशमलव की तरफ भिन्न हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो पूर्ण संख्याओं के बीच आती हैं। दो पूर्ण संख्याओं के बीच में, जब दो पूर्ण संख्याओं के बीच में कोई संख्या को लिखना हो तो हम दशमलव, तब हम लोग दशमलव का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो 12.5, तो यह 12 और 13 के बीच में आएगा। 12 और 13 के बीच में आएगा, ना 12 आएगा ना 13 आएगा। इसके बीच की संख्या को, जब बीच की संख्या को लिखना होता है तब हम लोग डेसिमल का यूज करते हैं। जब किन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्या को लिखना हो तब हम लोग दशमलव का यूज करते हैं। तो अंत में हम लोग कुछ भिन्न का हिसाब बना लेते हैं। जैसे देखिए, यह एक आयताकार है। इसमें देखिए कितने घर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम बोले कि 3/10 भाग को प्रदर्शित कीजिए, 3/10 भाग को दिखाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों को इसके छायांकित भाग को दिखाना है। 3/10 छायांकित भाग को, तो 2 भाग ऊपर, 1 भाग नीचे, या किधर भी किसी भी 3 भाग, यह क्या हो जाएगा, छायांकित भाग। अछायांकित भाग। कैसे पता कीजिएगा, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल जो होता है वो नीचे हो लिखा जाएगा। और कितने भाग अछायांकित है, कितने भाग नहीं रंगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भाग। इस तरह से हमारा भिन्न और दशमलव समाप्त होता है। अंक किसे कहते हैं और संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले अंक किसे कहते हैं, तो अंक गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक या चिन्ह हैं। उदाहरण के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब क्या है, अंक हैं। कुल अंकों की संख्या कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं। अंक जो है गणित का आधार है। अंक सीमित होता है, अंक सीमित होता है क्योंकि अंकों की कुल संख्या 10 है। अंकों की कुल संख्या 10। अंक गणित का आधार है। अंक सीमित होता है क्योंकि यह अंक, कितने एक तरह के अंक होते हैं, टोटल 10 अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या 10, कुल अंकों की संख्या 10 होती है। 10। कोई अगर पूछे कि कुल कितने अंक होते हैं, तो कुल कितने अंक होते हैं, 10।
अब चलिए हम लोग संख्या में। तो संख्या एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, नंबर है। संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग वस्तुओं को गिनने, मापने और नामकरण या लेबल करने के लिए किया जाता है। संख्या को एक या एक से अधिक अंकों का उपयोग करके लिखा जा सकता है। संख्या को एक या एक से अधिक अंकों का उपयोग करके लिखा जा सकता है। उदाहरण देखिए 23, 100, 100। और संख्या असीमित होती है। संख्या असीमित, इन्फिनाइट, क्योंकि हम जितना किसी संख्या में, हम जैसे 2 है, इसमें 1 2 1 2 3 4 कुछ भी अनंत तक भी हम लिखते चले जाएंगे तो वह भी संख्या ही होगा। इसलिए संख्या असीमित होती है। अब चलिए आगे। अब चलिए संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार या संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले नंबर में प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनाइट तक, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। किससे? n से। इसे n से दर्शाया जाता है। जितने भी धनात्मक संख्या हैं सभी क्या हैं? प्राकृत संख्या है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। अब चलिए हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। प्राकृत संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। शून्य से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या होती है। शून्य से शुरू होकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक। देखिए शून्य को अगर हम छोड़ दें तो 1 से शुरू होने वाली संख्या इन्फिनाइट तक जो जाती है उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य लगा दें तो वह हो जाता है पूर्ण संख्या। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और आज फिर से। पूर्णांक, इंटीजर्स, वैसी संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, निगेटिव तथा शून्य, 0 शामिल हों। निगेटिव, ऋणात्मक जैसे -1 2 -3 -4 -5 इन्फिनाइट तक। पॉजिटिव, धनात्मक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनाइट तक। और एक 0 जिसे हम कहते हैं उदासीन। 0 उदासीन, 0 को कहते हैं हम लोग उदासीन। इंटीजर्स को हम i या z से दर्शाते हैं। i या z से, z से दर्शाया जाता है। पूर्णांक को हम z से दर्शाते हैं। पूर्णांक के बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। इवेन नंबर। इवेन नंबर, सम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो या वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से लगातार अनंत तक यह संख्या जा सकती है। तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम 16 में 2 से भाग करते हैं तो 8 बार में यह लगता है 8 दूना 16 और शेषफल क्या हुआ? 0, कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर हम 2 से 15 में भाग देते हैं तो 7 दूनी 14 और शेषफल 1 बच जाता है। इसके मतलब यह सम संख्या नहीं होगा और यह सम संख्या होगा। तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो
वह सम संख्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इसी तरह से इन्फिनाइट तक जा सकता है। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या। प्राइम नंबर भी कह सकते हैं और या रूढ़ संख्या। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, जो एक से और खुद से कटे तथा जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरह से यह इन्फिनाइट तक जाएगा। जैसे देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 को कौन कौन सी संख्या काटती है? एक 1 और एक 2। तो यह गुणनखंड हो गया। इसका कौन कौन गुणनखंड होगा? एक गुणनखंड 1 होगा और एक 2 होगा। गुणनखंड वह जो संख्या को विभाजित करता है। तो 2 को 1 और 2। 3 को कौन करेगा? 1 और 3। 4 को कौन करेगा? 1, 2 और 4। इसके मतलब 4 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड और अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड होनी चाहिए। कहने का मतलब है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनाइट, अनंत, अपरिभाषित। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, वैसी संख्या का जोड़ा जिसका HCF 1 हो। वैसा संख्या जिसका HCF 1 हो। वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो। जैसे 3, 5, 4, 5, 15, 16, 14, 17, 17, 19। जैसे जोड़ा में देखिए 3 और 5 है, तो 3 और 5 का हम मसा निकालेंगे तो हमें मसा 3 मिलेगा, मसा 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1। और वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मसा 1 हो वह सह अभाज्य संख्या होता है। जैसे 4 और 5 एक जोड़ा है, तो 4 और 5 का जो हम HCF निकालेंगे तो हमें HCF 1 मिलेगा, मसा 1 मिलेगा। तो वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मसा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF मसा 1 हो उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को, भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18। 2 से ज्यादा गुणनखंड कहने का मतलब है जैसे हम 4 लिए तो 4 को कौन कौन संख्या काट रहा है? एक 1 काटती है, एक 2 काटती है, एक 4। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हुआ? 1, 2 और 4। तो जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहा है, ये देखिए 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड। तो जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या कौन होगा? 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है और 4 जो है वह सबसे छोटी समभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 4 एक सम संख्या भी है।
इसके बाद देखिए 4 सम संख्या, 6 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या, 9 जो है यह विषम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि पहली विषम भाज्य संख्या 9 होगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। भाज्य संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो, तो उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना। तो देखिए हम लेते हैं 6 को। 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1, 2, 3 और खुद 6। इसके कुल गुणनखंड कौन कौन हुए? 1, 2, 3 और 6। अब ये सभी को गुणनखंडों का योगफल, तो गुणनखंडों का योगफल 1 + 2 + 3 + 6। 6 3 9 2 11 1 12। अब देखिए इससे दोगुना हो गया। तो वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। ठीक है। 1 से 50 तक मात्र ऐसे 2 संख्या हैं जो संपूर्ण संख्या है। कौन कौन? एक 6 और एक 28। शायद 100 तक भी ऐसे 2 ही संख्या हैं जो एक संपूर्ण संख्या है। अब हम लोग आते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। वैसे दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो, जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या जैसे 11 और 13। देखिए 11 और 13 के बीच में एक 12 संख्या है जो कि भाज्य है, और भाज्य होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 6 12। 6 गुणनखंड है। तो कहने का मतलब है यह दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या अगर होगा तो उसे कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसे 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हों तथा q is not equal to 0। परिमेय संख्या रेशनल नंबर p/q के रूप में हो, लेकिन q is not equal to 0, q को शून्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण 56, 0/1, 1/2, √16, -3/4, 3/10, -7/10। तो आप लोग समझ गए कि p/q के रूप में होना चाहिए, लेकिन q is not equal to 0। परिमेय संख्या को हम q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या को q से डिनोट करते हैं। कुछ अशांत संख्या परिमेय हो सकता है, जैसे 2/3। जब हम 3 से 2 में भाग करेंगे तो यह संख्या रिपीट होते जाएगा। तो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहा है संख्या। तो जो भी संख्या रिपीट होते जाएगा, 6 रिपीट हो रहा है तो हम इसे 6 और एक बार दे के लिख सकते हैं। और जब इसे हम बदलेंगे डेसिमल से
फ्रैक्शन में तो 6 और बार के बदले 9 होता है, तो यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो वैसी संख्या जो रिपीट हो रहा हो, जो खुद को बार बार रिपीट कर रहा हो, वैसा संख्या परिमेय संख्या होगा। डेसिमल के बाद कोई संख्या अगर खुद को बार बार रिपीट कर रहा हो तो वैसी संख्या परिमेय संख्या होगा। ठीक है। जैसे 0.132 132 132, अगर यह संख्या इन्फिनाइट तक भी जाता है तब भी यह परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि 132 जो है 132 खुद को रिपीट कर रहा है। जब इसे हम वार लगा के तोड़ेंगे तो यह क्या होगा, भिन्न में होगा। और जैसे ही यह भिन्न में आता है, बटा में आता है, तो यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यह क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर कोई संख्या इस तरह से लिखा हो और उसके ऊपर यह वार लगा हो तो यह संख्या परिमेय संख्या होगा। लेकिन कोई संख्या अगर इस तरह लिखा हो 0.1245123219 दशमलव अनंत तक का दिया हुआ हो तो यह अपरिमेय संख्या होगा। यह परिमेय नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसमें कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, या कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे तैसे लिखा हुआ है, अनंत तक जा रहा है, मतलब यह कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो हम इस पे वार नहीं देंगे। जब वार नहीं देंगे तो यह संख्या परिमेय नहीं होगा। ठीक है। 1/3 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए 3 से जब हम 1 में डिवाइड करेंगे तो 3 9 3 इस तरह का संख्या बनते जाएगा। तो जब लगातार रिपीट हो रहा है संख्या तो 0.3 पर वार देंगे, और जब इसे हम तोड़ेंगे तो एक 3/9 के फॉर्म में आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय होने के लिए संख्या को, अगर कोई ऐसी संख्या है जो किसी एक पैटर्न को, खास पैटर्न को फॉलो करती हो तो वह परिमेय संख्या होगा। जैसे 0.1010 10 इस तरह से अनंत अगर जा रही हो, क्योंकि यह देखिए यह एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, 10 10 10 10 इस तरह से अनंत तक। तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्योंकि जब इसका वार हटेगा तो यह भिन्न के रूप में बदल जाएगा। तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या। कोई ऐसी संख्या जो पैटर्न को फॉलो ना करती हो, जैसे 1 5 7 5 1 2 3 4 1 5 9 6, कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करती हो, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए परिमेय के बाद हम लोग अपरिमेय में चलते हैं। ठीक है। 4/0 परिमेय नहीं होगा क्योंकि यह अपरिभाषित है। लेकिन वही अगर संख्या होता 0/4 तो यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या। लेकिन 4/0 क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। 10/3 इसमें क्या है, रिपीट हो रहा है। संख्या क्या है, रिपीट हो रहा है और ये अनंत तक जा रही है, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या होगा क्योंकि इस पर वार लग रहा है। और जिस संख्या पे वार लगा हुआ है इसके मतलब वह संख्या भिन्न में बदल जाएगा। इसे देखिए 10/3 3.3333, मतलब इस 3 पर अगर हम वार लगा दें, जैसे देखिए यहाँ किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 और वार जिस हटाते हैं तो माइनस, और दशमलव से पहले जो संख्या है वो माइनस में उतर जाती है, और जिस पर वार लगा हुआ है उसके बदले 9, और दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो कोई शून्य नहीं। अगर यहाँ संख्या होता तो यहाँ शून्य लिखा था, लेकिन संख्या नहीं है इसलिए सिर्फ 9 रहेगा। दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है इसलिए 9। जब इसे हम काटेंगे तो 10/3 के फॉर्म में आएगा। यह 10/3 के फॉर्म में आएगा जो कि एक भिन्न में है। तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय। 1/3 भी परिमेय संख्या है क्योंकि यह P/Q के रूप में आ जाता है।
तो परिमेय संख्या हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या कभी नहीं भूलेंगे। इसके आगे चलिए, अब हम लोग अपरिमेय पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण √2, √3, √6, √7, पाई, e -3√3 -√6, √1.6 -√11, 2/5, √2/5, 0.30303003, इस तरह से अनंत तक जाएगा। इसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और क्या है, बिना किसी रिपीटेशन के यह अनंत तक जा सकती है। बिना किसी रिपीटेशन के, किसी को यह रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी पैटर्न को यह फॉलो नहीं कर रहा है, यह कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, एक जैसा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, अंत या शांत टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत दशमलव और अनंत नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव। वास्तविक संख्या के दो रूप हैं, दो प्रकार हैं, एक शांत अशांत, एक शांत या अंत टर्मिनेटिंग दशमलव और दूसरा अनंत अशांत नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखिए, शांत दशमलव में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की एक सीमित संख्या होती है, उसे कहते हैं शांत दशमलव। जैसे 1.2 को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो 0.5, इसका लिमिटेशन है। 2/4, 2/4 को बदलेंगे 0.5, 3/5 को 0.6। लेकिन अनंत दशमलव में, अशांत दशमलव में, अनंत दशमलव में अंकों की संख्या अनंत तक होती है। जैसे √2 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 1.41 ये अनंत तक जाएगी। पाई 2/3 को भी अगर हम तोड़ेंगे तो यह अनंत तक जाएगी। 1/3 को भी हम अगर लिखते जाएंगे भाग देकर डेसिमल फॉर्म में तो यह अनंत तक जाएगी। इस तरह की संख्या अशांत होती है, मतलब यह शांत नहीं, अशांत है, यह अनंत तक जो संख्या बढ़ते जा रही है। जैसे ये देखिए 0.142857142857, यह संख्या भी अनंत तक जा रही है। ऐसी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव और यह शांत दशमलव। शांत मतलब जो कुछ दूर जाने के बाद शांत हो जाए, मतलब आगे ना बढ़े, और यह जो अनंत तक बढ़ती जाए। ठीक है, देखिए शांत दशमलव में मानिए कि हम 5 से 1 में डिवाइड करते हैं, 0.052910। यह क्या है, इसके बाद संख्या नहीं बढ़ रही है, मतलब यह हो गया शांत दशमलव। कट गया बराबर शांत, लेकिन अशांत दशमलव। जैसे हमें अगर 3 से भागा देना हो 2 में, इस तरह से हम भाग देते जाएंगे, संख्या बढ़ते जाएगी और अनंत तक हम भाग देते रहेंगे और संख्या बढ़ते रहेगी। यह हो गया अशांत, यह हो गया अशांत। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले टॉपिक पे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 56, 1/2, √16, -3/4, √3, √2, √6, पाई और ई। ई का मतलब हुआ, इसे कहते हैं यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। काल्पनिक, अवास्तविक, आभासी संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिस संख्या की केवल कल्पना की जा सकती है।
उसे अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे हम कल्पना करते हैं किसी चीज को कि काश हम ये होते, वे होते, ये करते, वे करते, ये सब क्या है? जिसका हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वह संख्या क्या हुआ? काल्पनिक या आभासी संख्या कहते हैं। और जिसे वर्ग करने पर भी माइनस में रह जाए, जिसे वर्ग करने पर भी माइनस में रह जाए, जैसे √-3 का स्क्वायर। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो भी यह संख्या -3 ही रहेगा। जब हम इस संख्या का वर्ग करेंगे तो भी -3 ही रह जाएगा। जो संख्या रूट के अंदर में माइनस हो, ऐसी संख्या जो रूट में हो और उसमें माइनस लगा हो, वैसी सभी संख्या काल्पनिक, अवास्तविक, आभासी संख्या होती है। वैसी संख्या जो रूट, जैसे ऐसे रूट रहेगा, ठीक है, और -5, तो यह क्या हो जाएगा? काल्पनिक, आभासी, अवास्तविक, ठीक है। कोई भी संख्या रूट में हो और उसमें माइनस लगा हो तो वह संख्या हो जाएगा आभासी, काल्पनिक, अवास्तविक संख्या, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग संख्या। अब हम लोग वर्ग संख्या पढ़ते हैं। किसी संख्या को जब उसी, कहने का मतलब खुद से या स्वयं से, उसी संख्या से स्वयं से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे हम अगर पूछे 3 का वर्ग, तो 3 पूछे तो 3 और स्वयं क्या है? 3 है, तो स्वयं से गुना अगर करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो यह क्या होगा? उस संख्या का वर्ग होगा। इसे हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 बार आया है, तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। जैसे हम 5 का वर्ग पूछे तो 5 को स्वयं से गुना कीजिए, 5 है और 5 को स्वयं से गुना जब करेंगे तो 25 होगा। तो 25 क्या होगा? 5 का वर्ग होगा। तो किसी संख्या को जब उसी से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग संख्या कहते हैं। अब हम लोग घन संख्या, क्यूब नंबर, वह संख्या जो किसी भी पूर्णांक को 3 बार गुना करने पर प्राप्त होती है, या यदि किसी संख्या को स्वयं से 2 बार और गुना करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वह उस संख्या का घन संख्या होता है। जैसे 4, और 4 से अगर 2 बार और हम 4 से गुना करिए तो क्या होगा? 4 × 4 × 4 बराबर 64। इसे हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 6 पूछे अगर आपसे कि 6 का घन क्या होगा, तो 6 का घन क्या होगा? तो 6 को आप 3 बार गुना कर दीजिए, 216। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का घन पूछे तो उसे 3 बार लिखकर गुना कर दीजिए, 3 टाइम्स लिखकर आपस में गुना कर दीजिए, वह उस संख्या का घन संख्या होगा, ठीक है। तो घन संख्या समझ गए कि किसी भी पूर्णांक को अगर 3 बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसे घन संख्या कहेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका अपवर्तक, विभाजक, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं या रिफ्रैक्टिव। इसका जो परिभाषा है, किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित के मतलब जब हम भाग करें तो शेषफल 0 आना चाहिए, 0 शेष बचे। किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करने वाली सभी संख्या उस संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे हम पूछे 16 का गुणनखंड बताइए, 16 का अपवर्तक बताइए, 16 का गुणनखंड बताइए, तो 16 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1, 2, 4, 8 और 16। यही 5 ऐसी संख्या हैं जो 16 को पूरा विभाजित करता है। यह सीमित होता है
किसी भी संख्या का अपवर्तक सीमित होता है। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ी नहीं हो सकती, उस संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए इसका अपवर्तक क्या है, लास्ट 16, 16 क्या 16 के बराबर है, बड़ा तो नहीं है। तो किसी भी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। एक जो है वह प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। क्यों? क्योंकि एक ही एक ऐसा संख्या है जो धरती पर के सभी संख्या को काटती है। एक सबसे छोटा अपवर्तक होता है। सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होता है। सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होता है। जिस संख्या का आपको अपवर्तक निकालने कहा जाए वह संख्या सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा एक होता है। तो 12 का अपवर्तक देखिए 1, 2, 3, 6 एंड 12 और सबसे छोटा कौन है इसमें? 1 और सबसे बड़ा 12। ठीक है, अब आप अपवर्तक समझ गए होंगे, गुणनखंड समझ गए होंगे। तो आगे चलिए। अपवर्त्य, गुणज, मल्टीपल। अपवर्त वह संख्या होता है जो मूल संख्या से किसी प्राकृतिक संख्या को गुना करने के बाद प्राप्त होता है। जैसे अगर 5 का अपवर्त कहा जाए तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो हम इसे 1 से गुना करना शुरू करते हैं। तो 5, 5 इकाई 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4, और यह अनंत तक जाती है। इस तरह से अनंत तक आप लिख सकते हैं। तो मल्टीपल, किसी भी संख्या का मल्टीपल अनंत हो सकता है। किसी भी संख्या का मल्टीपल अनंत हो सकता है। का मल्टीपल अनंत हो सकता है। किसी संख्या को जब हम प्राकृतिक संख्या से गुना करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या का गुणज होता है, उसे हम गुणज कहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि जिस संख्या का अपवर्त निकालना हो तो उस संख्या का पहाड़ा लिख दें। हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का अपवर्त निकालना हो तो उस संख्या का पहाड़ा लिख दें। परंतु पहाड़ा तो 10 तक ही होता है, हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यह कहां तक होगा? अनंत तक। तो जहां तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वहां तक आपको लिखना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 का 8 अपवर्त लिखिए तो 8 का 8 अपवर्त मतलब 8 गुणज तक। तो 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 बार में यहां तक आएंगे। अगर 6 का 7 अपवर्त पूछा जाए तो 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 5 30, 6 6 6 7 42। इसी तरह किसी भी संख्या का जितना अपवर्त पूछा जाएगा उतने बार ही हम मल्टीपल्स को निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल गुणज पढ़ लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।